द क्यूरियस रूम में आपका स्वागत है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम इतिहास को कितनी आसानी से मान लेते हैं, है ना? बचपन से हमें स्कूल की किताबों में एक बहुत ही सीधी सादी कहानी पढ़ाई गई है। एक ऐसी कहानी जिसमें इंसान की तरक्की है, इंजीनियरिंग का कमाल है और दुनिया को करीब लाने की एक महान कोशिश है। जब भी स्वेज नहर यानी स्वेज कनाल का जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में क्या छवि बनती है? यही ना कि 1869 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स में रेगिस्तान को चीरकर भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन सी और लाल सागर यानी रेड सी को जोड़ दिया। हमें बताया जाता है कि ये एक ग्लोबल अचीवमेंट था। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ने हाथों में हाथ डालकर इस नहर का स्वागत किया ताकि व्यापार आसान हो सके, ताकि पूरब और पश्चिम गले मिल सकें। एक आम इंसान के तौर पर मैं भी यही मानती थी कि ये सिर्फ एक शॉर्टकट था जिससे जहाज़ों का ईंधन बचा और लोगों को एक दूसरे के देश जाने में आसानी हुई। एक बहुत ही फील गुड सा नैरेटिव है ये। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या एक 164 किलोमीटर लंबी पानी की लकीर सिर्फ दुनिया को करीब लाने के लिए खोदी गई थी? आज मैं आपको इस सतही कहानी के बहुत गहरे पानी में ले जाना चाहती हूँ। एक ऐसा सच जो 1800 से लेकर 1945 के बीच बुना गया, जहाँ इस नहर ने दुनिया को जोड़ा नहीं बल्कि उसे एक ऐसे सिस्टम में जकड़ दिया जिसे समझना आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। अगर हम असल ऐतिहासिक सच्चाई और डेटा की बात करें तो स्वेज नहर का पूरा खेल सिर्फ एक चीज़ पर टिका था और वो थी टाइम यानी वक्त। 1869 से पहले अगर लंदन से कोई जहाज़ भारत के बॉम्बे के लिए निकलता था तो उसे पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप से होते हुए आना पड़ता था। ये कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं था। 12,000 मील से ज़्यादा का खतरनाक समुद्री रास्ता, भयंकर तूफान और सबसे बड़ी बात, इस सफ़र में 3 से 4 महीने लग जाते थे। लेकिन फिर स्वेज नहर खुली और रातों रात 4,500 मील की दूरी जैसे हवा में गायब हो गई। लंदन से बॉम्बे का सफ़र अब 12,000 मील से घटकर सिर्फ 7,200 मील रह गया। जो सफ़र महीनों का था वो अब कुछ हफ्तों में सिमट गया। अब आप सोचेंगे कि इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है ना कि समय बचा। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। 19वीं सदी के उस दौर में ट्रेड टाइम रिडक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि आपका पार्सल जल्दी पहुंच जाएगा। उस दौर में वक्त का कम होना एक ऐसी ताकत थी जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को रातों रात राजा या भिखारी बना सकती थी। स्वेज नहर से पहले हवा से चलने वाले सेलिंग शिप्स का राज था, लेकिन स्वेज नहर में हवाएं भरोसेमंद नहीं थी, इसलिए वहां सिर्फ और सिर्फ भाप से चलने वाले स्टीम शिप्स ही काम आ सकते थे। इस टाइम रिडक्शन ने पूरी दुनिया के व्यापार करने के तरीके को जड़ से उखाड़ फेंका। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात की गहराई को महसूस करें। वक्त का कम होना कोई सुविधा नहीं थी, ये एक ऐसा शॉक वेव था जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब मैं आपको उस छिपे हुए सिस्टम की तरफ ले चलती हूँ जिसे इतिहासकार जियोग्राफी एज वेपन कहते हैं, यानी भूगोल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। क्या आप जानते हैं कि जब स्वेज नहर बन रही थी तो ब्रिटिश साम्राज्य ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था? जी हाँ, वही ब्रिटिश एम्पायर जिसने बाद में इस पर राज किया। शुरुआत में वो इसके सख्त खिलाफ था। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर भूमध्य सागर का रास्ता खुल गया तो फ्रांस या बाकी यूरोपीय देश भारत तक आसानी से पहुंच जाएंगे, जो कि ब्रिटेन की सोने की चिड़िया थी। लेकिन जब नहर बन गई और कामयाब हो गई तो ब्रिटेन का पूरा माइंडसेट बदल गया। उन्होंने सोचा अगर हम इस शॉर्टकट को कंट्रोल कर लें तो ये टाइम रिडक्शन पूरी दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए काम करेगा। 1875 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रेली ने बिना अपनी संसद को बताए रातों रात भारी कर्ज लेकर मिस्र के राजा से स्वेज नहर के 44% शेयर खरीद लिए। इसके बाद 1882 में ब्रिटेन ने मिस्र पर ही सैन्य हमला कर दिया और उसे कब्जे में ले लिया। मतलब सोचिए, एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को ब्रिटेन ने अपनी जागीर बना लिया। उन्होंने भूगोल को जीतना नहीं बल्कि उसे एक हथियार बनाना चुना। अब स्वेज नहर एक ग्लोबल ट्रेड रूट नहीं था, ये ब्रिटिश एम्पायर का एक चोक पॉइंट बन चुका था। यहाँ से कौन गुजरेगा, कितनी जल्दी गुजरेगा और किस कीमत पर गुजरेगा, ये सब लंदन से तय होने लगा। इस एक कदम ने उस ट्रेड टाइम रिडक्शन को एक ब्रिटिश मोनोपोली में बदल दिया। अगर आप ब्रिटेन के दोस्त हैं तो आपका व्यापार हफ्तों में होगा। अगर आप दुश्मन हैं तो आपको वापस अफ्रीका के उसी खूंखार रास्ते पर धकेल दिया जाएगा।
इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि असल में फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसने उठाया। अगर आप बारीकी से देखें तो इस टाइम रिडक्शन के सबसे बड़े विजेता ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स और ब्रिटिश स्टीमशिप मालिक थे। समय कम होने का मतलब था कि वो अपनी फैक्ट्रियों का बना हुआ सस्ता माल, जैसे मैनचेस्टर का कपड़ा, अब 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से भारत और बाकी एशियाई बाज़ारों में डंप कर सकते थे, और वहाँ से कच्चा माल, जैसे कपास और चाय, बहुत तेज़ी से वापस लंदन ला सकते थे। और हारने वाले कौन थे? सबसे पहले तो वो आम भारतीय और एशियाई शिल्पकार, जिनके बाजार अचानक से ब्रिटिश माल से भर गए, क्योंकि अब वो महीनों की जगह हफ्तों में पहुंच रहा था। इस टाइम रिडक्शन ने भारत के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योगों की तबाही को सुपरफास्ट कर दिया। दूसरा बड़ा नुकसान हुआ मिस्र को। जिस देश की जमीन पर यह नहर बनी, वो देश कर्ज में डूब गया, दिवालिया हो गया और अंत में अपनी आज़ादी ही खो बैठा। और एक और तबका था जो हार गया। वो थे दुनिया भर के सेलिंग शिप्स के मालिक। रातों रात उनका बिजनेस खत्म हो गया, क्योंकि अब पूरा व्यापार कोयले और भाप के इंजनों पर शिफ्ट हो गया था। ये कितनी अजीब बात है ना। एक नहर जो दुनिया को जोड़ने के नाम पर बनी थी, उसने असल में दौलत की एक तरफा बहाव की एक ऐसी मशीन तैयार कर दी जिसने अमीर को और अमीर और गरीब को पूरी तरह से गुलाम बना दिया। मैं जब इस पूरे सिस्टम को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये कोई व्यापार नहीं था, ये एक बहुत ही साइलेंट और लीगल लूट थी। इस छिपे हुए सिस्टम के लॉन्ग टर्म नतीजे बहुत ही भयानक और गहरे थे। 1800 से लेकर 1945 तक स्वेज नहर ब्रिटिश एम्पायर की जग्युलर वेन यानी गले की नस बन गई थी। ये सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं था, ये एक मिलिट्री हाईवे था। जब पहला विश्व युद्ध यानी WW1 और दूसरा विश्व युद्ध यानी WW2 हुआ तो इस नहर की अहमियत अपनी चरम सीमा पर थी। 1914 में ऑटोमन एम्पायर ने इस पर हमला किया और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मन जनरल रोमेल ने इसे अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश की। क्यों? क्योंकि हर कोई ये समझ चुका था कि जो इस एक पानी की लकीर को कंट्रोल करेगा वो पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन और दुनिया की टाइमलाइन को कंट्रोल करेगा। इस 1800 से 1945 के कालखंड ने दुनिया की भू राजनीति को एक नया सबक सिखाया। इसने सिखाया कि दुनिया पर राज करने के लिए आपको हर देश पर कब्जा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उन छोटी छोटी जगहों पर कब्जा करना है जहां से दुनिया गुजरती है। स्वेज नहर ने ग्लोबल चोक पॉइंट्स के उस सिद्धांत को जन्म दिया जिस पर आज भी बड़ी बड़ी महाशक्तियां काम करती हैं। ये सिर्फ एक नहर का इतिहास नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे समय को कैद करके एक साम्राज्य ने आधी दुनिया पर अपना राज कायम रखा। क्यूरियस रूम में आज के लिए इतना ही। अपने विचारों के प्रति कोमल रहें और उनकी मरम्मत को एक नई दिशा दें। अगली बार फिर मिलेंगे।